Islam is not a religion. It might be dressed up as a religion. I always use one example to prove it. There are many more. That, like in communists, the Quran is full of more violence and anti-Semitism than Mein Kampf, for instance. What we would do is not only leave the Netherlands, leave the European Union, but also stop the immigration. जिस व्यक्ति को आपने भी सुना, इसका नाम है हीथ विल्डर्स, और हो सकता है ये बन जाए नीदरलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर। खुल के ऐसे बयान दिए जहां इन्होंने कहा है कि इस्लाम एक रिलीजन ही नहीं है, मुस्लिम्स को यूरोप से निकाल देना चाहिए, पैलेस्टाइन से पैलेस्टीनियंस को निकाल के जॉर्डन में सेटल कर देना चाहिए और पूरा इजराइल का वो इलाका होना चाहिए। ये सारी स्टेटमेंट देने के बाद भी अचानक से इनकी पार्टी टॉप मोस्ट पार्टी बन के उभरी है नीदरलैंड्स के इलेक्शन में, और उसके लीडर हैं ये हीथ विल्डर्स। और इन्हें हॉलैंड का या नीदरलैंड्स का डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं। अपने हेयर स्टाइल, अपने बयानों के लिए कुख्यात, इतने ज़्यादा कि इनको अभी तक सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, और कई कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर इनके टेक काफ़ी बुरे गए थे कई मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। स्पेसिफिकली जैसे नुपुर शर्मा का बयान, उसका समर्थन करना, 370 का समर्थन करना, और उसके बाद लगातार इस्लामिक विरोधी बातें करना, माइग्रेशन के विरोध में बातें करना। तो क्या है ये पूरी कहानी? क्यों इनका जीतना इलेक्शन यूरोप का दिल दहला रहा है, और क्यों अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं हीथ विल्डर्स तो हमें शायद बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है यूरोपियन यूनियन में? समझते हैं इसको। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहली बात, ये है कौन? इनका नाम है हीथ विल्डर्स और इनकी पार्टी है PVV यानी फ्रीडम पार्टी। अब देखिए नीदरलैंड कहाँ से सिचुएटेड है। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री जो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में स्थित है, यह नीदरलैंड्स। मैप में देखते हैं, यहाँ बेल्जियम है, यहाँ जर्मनी है, ये नीदरलैंड्स। इसका हेग शहर और एम्स्टर्डम शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आपने भी नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर असल में प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, हर बार वोटिंग होती है। इस बार लेकिन जिस पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिले वो थी फ्रीडम पार्टी PVV, जिसके लीडर हैं हीथ विल्डर, और इन्हें कहा जाता है एक तरह से एक्सट्रीम विचारों के सबसे बड़े सेल्समैन यूरोप में कोई है तो ये हैं। अब याद रखिए, नीदरलैंड्स असल में यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, यानी EU का पार्ट है। EU कई देशों का समूह है, ठीक है। EU में लगभग अभी 27 कंट्रीज हैं, पहले 28 हुआ करती थी। ब्रिटेन यहाँ से निकल गया था, ब्रेक्जिट हो गया था। उसके बाद से लगातार यूरोपियन यूनियन में कई ऐसे देश हैं जो बातें कर रहे हैं हमें EU से निकल जाना है, अपनी पॉलिटिक्स देश में हल्ले मचा रहे हैं कि हमें अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाना है, संप्रभुता को बचाना है। यूरोपियन यूनियन हमारा इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहा। उनमें से एक इंपॉर्टेंट वॉइस कोई है तो वो है हीथ विल्डर्स की, और ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नीदरलैंड्स के तो शायद एंटी यूरोपियन यूनियन एजेंडा भी वो करेंगे, और हो सकता है यहाँ पर एक नेक्जिट हो जाए ब्रेक्जिट के बाद। और इसकी जीत ये भी दिखाती है कि पूरे यूरोप में अब एक सरदर्द शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी राइट विंग पार्टी अभी तक इस कदर नहीं जीती है। हाँ, ले पेन फ्रांस में जीती, या फिर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो भी कही जाती थी राइट विंग लीडर्स हैं, पर हीथ विल्डर्स के स्टेटमेंट अभी तक किसी ने नहीं दिए इस लेवल के स्टेटमेंट। तो इनके स्टेटमेंट्स जो लगातार जो सीधा खुल के विरोध करते आए हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का, खुल के कुरान के बारे में बुरा भला बोलते रहे, यहाँ तक कहा है कि कुरान एक एक्सट्रीम किताब है जो कि लोगों को भड़काती है, और बिल्कुल इस पे बैन करने की बात तक कह डाली थी एक वक्त में उन्होंने। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद उठा है, और अभी भी इनको सिक्योरिटी में रहना पड़ता है क्योंकि इनके खिलाफ काफ़ी सारे थ्रेट्स दिए जा चुके हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का अगर नीदरलैंड में कंट्रोल होता है तो क्या नीदरलैंड के संबंध बाकी देशों के साथ नॉर्मल रह पाएंगे? क्या EU में नीदरलैंड्स रह पाएगा? ये सारे सवालात के घेरे में है इनकी जीत। लेकिन अभी इनको जीतने के लिए चाहिए एक कोalition, यानी इनको और पार्टियों का साथ चाहिए। तो बात यह है कि इनके विचार इतने एक्सट्रीम हैं कि हो सकता है इन्हें बाकी पार्टियों का समर्थन ना मिले, लेकिन आपको समर्थन जरूर मिलेगा। किसका? तो PW ओनली है इसका। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है 2025 के बैच के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाइडेंस, मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग को फॉलो करें, और इन तीनों का सॉल्यूशन है हमारा ये कोर्स टाइटन और संकल्प फाउंडेशन बैचेस 2025 के लिए, जो आपको प्रिपेयर करेंगे क्लासेस के साथ, शेड्यूलिंग के साथ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, बड़े कॉन्सेप्ट सिंपल भाषा में आपको क्लासेस में समझाए जाएंगे। एक डिटेल क्लासरूम प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन है, यानी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे देख सकते हैं। आपको कहीं रिलोकेट नहीं करना, कहीं बड़े शहर नहीं जाना, और सबसे बढ़िया बात अफोर्डेबिलिटी, हाई क्वालिटी क्लासेस, और वो भी केवल 10,999 रुपये में। इस प्राइस पॉइंट पर इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ये क्वालिटी आपके लिए लेके आया है PW ओनली आया, ताकि आपकी फाउंडेशन की इतनी मजबूती आ जाए
कि आपकी प्रिपरेशन को एक उड़ान लग जाए। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होती एक बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती। 2025 को टाइम ज़रूर है, लेकिन उतने टाइम तक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासेस लें, आप सपोर्ट सिस्टम लें, आप तैयार रहें और अकाउंटेबिलिटी हो आपकी टीचर्स के प्रति, और कोई एक सिस्टम हो जो आपको बताए कि भाई अब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इसलिए बैच आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है अगर आप 2025 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। इस कोर्स के लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करिए ये कोर्स अगर आप चाह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना। डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी। अब दोबारा आते हैं हमारे एंटी इस्लाम, एंटी ईयू पॉपुलिस्ट लीडर के ऊपर, जो पीवीवी के लीडर हैं हर्थ विल्डर्स। और ये एक एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन की तरह अपनी इन्होंने छवि बनाई है। लगातार इन्होंने चाहे बुर्का की बात हो, चाहे कुरान की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे पैलेस्टाइन विवाद की बात हो, इन्होंने ऐसे कड़े स्टेटमेंट दिए हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो लगातार इनका विरोध करती रही हैं, और यहाँ तक कि अभी भी इनको सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है। अरब स्टेट ने लगातार इनके कमेंट जो फ़िलिस्तीन पे थे उसका विरोध किया था, जहाँ इन्होंने कहा था सभी पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन में शिफ्ट कर दो अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो। इसके अलावा इनके लगातार जो विवाद है कि यहाँ से कहा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ उन्होंने कहा सभी मुस्लिम्स को नीदरलैंड से निकल जाना है, यहाँ तक कि यूरोप से निकल जाने। तो अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा दिए गए अलग अलग बयान नीदरलैंड्स के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि शायद होता यह है कि अगर किसी भी रिलीजन के बारे में आप ऐसी बातें करेंगे तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हो सकता है इसके बाद नीदरलैंड्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट हों जो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, क्योंकि सामने वाली साइड से फिर रिएक्शन भी आ सकता है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे बयान देते हैं लगातार, तो मे बी नीदरलैंड्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकती है। बात ये कि नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ माइग्रेशन ही होती है। लेकिन अब इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर ये बनते हैं तो शायद ये उन चीज़ों में बदलाव लाएंगे, और जैसा इनके साथ देखा गया है कि जहाँ भी एंटी इस्लामिक बातें की जाती हैं वहाँ इन्होंने उसका समर्थन किया है। तो इन बातों को देखते हुए यूरोपियन लीडर्स को अब लग रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हर्थ विल्डर्स बनते हैं तो उनको मैनेज करना, उनको साथ लेके चलना यूरोपियन लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सर का दर्द बनने वाला है। ऑलरेडी दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो थोड़े संभल के चल रहे हैं, और इन्होंने कहा था पैलेस्टीन को जॉर्डन भेज दो, इसको लेके पूरे यूरोप जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन्होंने विरोध किया था। अब बात यह कि क्या जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और कैसे बनेंगे सवाल ये भी, इनको चाहिए और पार्टियों का साथ। लेकिन अभी इनको कोalition देने वाले लोग जो थे, जिनको बनाया था उन्होंने कि भाई कोalition बनाओ, स्काउट करो कोalition के लिए और देखो कौन कौन सी पार्टियां हमारे साथ चल सकती हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी ज़रूर है ताकि हम अपना स्टेट पे कंट्रोल बढ़ा पाएँ। लेकिन उस व्यक्ति ने ही छोड़ दी पार्टी, उस व्यक्ति ने वो चीज़ छोड़ दी कि भाई हम नहीं कर सकते काम। वजह ये है क्योंकि इनका जो अभी तक स्टेटमेंट आए हैं, जो इनके बयान आए हैं और जो इनकी हिस्ट्री रही है वो कुछ ऐसी है जिसको देखकर सबके पैर थोड़े से कांप रहे हैं कि पता नहीं अब नीदरलैंड्स में क्या होगा। इससे पहले इलेक्शन में ना केवल उनको 11% वोट मिले थे, लेकिन इस साल इनको लगभग 23% वोट मिले। 11% से 23% तक का जो टर्न था ना इनका वोट जीतने का, ये दिखाता है कि यूरोप में भी अब राइट विंग बढ़ता ही जा रहा है। और बात इतनी ही नहीं है, असल में नीदरलैंड की बात यह है कि नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो इररिलीजियस है। ज़्यादा लोग धर्म और धर्म के बारे में डिबेट नहीं करते, धर्म लोग जो है वो धर्म को उतनी तवज्जो नहीं देते, थोड़े से इररिलीजियस हैं। और यहाँ तक कि ये भी खुद जो है रिलीजियस व्यक्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते हैं और क्रिश्चियन धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पर ये जो एंटी माइग्रेशन, एंटी अजाइलम सीकर, एंटी इस्लामिक, इस तरह के विचारों पर जब पार्टियां यूरोप में खड़ी होने लग गई हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यूरोप के लिए भी कि वहाँ की सेकुलर, इंडिपेंडेंट, जो उनकी एसिमिलेटिव सोसाइटी स्ट्रक्चर था, जहाँ यूरोप एक ऐसे समाज की तरह बात करता है जहाँ पर सबके लिए जगह है, क्या उसमें अब दरारें आनी स्टार्ट हो गई हैं। विल्डर्स के इलेक्शन के बाद नीदरलैंड्स में अब दिक्कत ये भी है कि नीदरलैंड की सोसाइटी ऐसी है जो रिलीजन को ज़रा तवज्जो दी नहीं जाती, उन्हें वर्कर्स बाहर के चाहिए भी। और अगर वो यूरोपियन यूनियन छोड़ने की बातें करना स्टार्ट करेंगे और एंटी इस्लामिक कैरेक्टर और बड़ा अपनाएंगे तो क्या जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ट्रेड को रोकेंगी या और विवाद बढ़ेगा या फिर इनके ऊपर कुछ हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बयान बहुत ज़्यादा ही हिंसक हैं अभी तक जो उन्होंने दिए हैं। पहले तो प्रोटेक्शन में ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन हालांकि इंडिया को लेके थोड़े समर्थक दिखे एटलीस्ट बयानों में, अपने 370 पे इंडिया का सपोर्ट किया, कश्मीर पे इंडिया का सपोर्ट किया। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या फॉरेन पॉलिसी होगी इनकी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इनका ये बयान कि मुस्लिम्स को ये देश छोड़ देना चाहिए, लगातार एंटी इस्लामिक बयान देने, कुरान को बुरा भला कहना, ये सब बातें दिखाती हैं कि शायद अब नीदरलैंड में अगर ये पिक होके आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, जीत जाते हैं, कोalition बन जाती है इनकी, तो दिक्कतें नीदरलैंड्स के लिए बढ़ सकती हैं। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस